हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रजम्पशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रजम्पशन सेक्शन 4। सेक्शन 3 मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, मे प्रज्यूम में हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। मे प्रज्यूम में व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। ठीक है, वो फैक्ट जिन फैक्ट के बारे में कोर्ट ये प्रोवाइडेड करता है। क्या प्रोवाइडेड करता है कि कोर्ट के सामने जो भी फैक्ट लाए जाते हैं उनको प्रूव्ड मानेगा अनलेस अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। ठीक है, जब तक उसे डिसप्रूव नहीं किया जाता उसे क्या मानेगा, प्रूव्ड मानेगा। और मे कॉल फॉर प्रूफ, अगर कोर्ट को लगता है कि प्रूफ मंगवाने चाहिए तो प्रूफ भी मंगवा सकता है। और ये सेक्शन 86 से लेकर 88 तक, 88A, 90, 90A, 107, 108, 113A, 114। ठीक है, ये सेक्शन मे प्रज्यूम में आती है। तो मे प्रज्यूम में हमें क्या क्या याद रखना है, प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, और प्रूव्ड मानेगा जब तक उसे डिसप्रूव नहीं किया जाता। कोर्ट प्रूफ भी मंगवा सकता है और नीचे दी गई सेक्शंस इसमें आती हैं। नेक्स्ट है सेल प्रज्यूम। सेल प्रज्यूम में कौन से आएंगे, इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, इस एक्ट ने उसको डायरेक्ट किया है। ठीक है, क्या डायरेक्ट किया है कि जब भी कोर्ट के सामने वो फैक्ट्स आते हैं तो कोर्ट उनको प्रूव्ड मानेगा अनलेस अनटिल डिसप्रूव्ड। ठीक है, कोर्ट उनको प्रूव मानेगा जब तक उसे डिसप्रूव ना किया जाए। सेक्शन कौन सी आती हैं, 79 से लेकर 85C तक, 89, 105, 113B, 114A। ठीक है, उसके बाद कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ में इस एक्ट में जिसको डिक्लेयर किया गया है कि ये कंक्लूसिव है, ये कंक्लूसिव बताया गया है। ठीक है, तो कोर्ट प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अनदर प्रूव्ड शैल नॉट अलाउड द एविडेंस। इसमें क्लियर कट मना किया गया है कि जिनको कंक्लूसिव माना गया है उनमें एविडेंस अलाउ नहीं की जाएंगी। ठीक है, फिर सेक्शन 41, 112, 113। ठीक है, अब देखो मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि मे में प्रोवाइडेड वर्ड यूज है, सेल में डायरेक्टेड है और कंक्लूसिव में डिक्लेयर्ड है। ठीक है, मे में प्रूव्ड मानेगा जब तक डिसप्रूव ना किया जाए, ऐसा ही सेल में है कि प्रूव्ड मानेगा डिसप्रूव ना किया जाए, और इसमें ये कंक्लूसिवली ही प्रूव्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या कहता है, मे में कोर्ट प्रूफ मंगवा सकता है, सेल में कोर्ट प्रूफ नहीं मंगवाता है, पार्टी प्रोड्यूस कर सकती है। कंक्लूसिव में वो अलाउ ही नहीं करता है कोर्ट की एविडेंस प्रोड्यूस की जाए। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी सेक्शंस हैं, तो 4 डिफरेंसेस इनमें हो गए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें सेक्शन 5 से लेकर 55 है। ठीक है, अब सेक्शन 5 क्या कहती है, सेक्शन 5 कहती है एविडेंस में बी गिवन द फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट। एविडेंस, किसकी एविडेंस दी जा सकती है। ठीक है, एविडेंस फैक्ट इन इश्यूज़ की या फिर रेलिवेंट फैक्ट की। ठीक है, इनकी ही एविडेंस दी जा सकती है। अब एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, सूट और प्रोसीडिंग दोनों में दी जा सकती है। किसकी, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इश्यू और ऑफ सच अदर फैक्ट्स as are hereinafter declared section 6 to 55 to be relevant and of no others। ठीक है, देखो सेक्शन 5 में हमें क्या चीज़ याद रखनी है, सेक्शन 5 में हमें याद रखनी है कि एविडेंस फैक्ट इन इश्यू की दी जा सकती है, रेलिवेंट फैक्ट की दी जा सकती है। ठीक है, यदि किसी सूट या प्रोसीडिंग में किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बातें हैं तब एविडेंस दी जाएगी। और रेलिवेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है कि ये 6 से 55 तक जिनको रेलिवेंट माना गया है उनकी रेलिवेंसी के बारे में और किसी के बारे में नहीं। ठीक है, एविडेंस दी जा सकती है फैक्ट इन इश्यू की और रेलिवेंट फैक्ट की, और एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की बात जब सामने आए तब दी जाएंगी। और रेलिवेंट कहाँ से
से कहाँ तक दिया गया है, 6 से लेके 55 तक रेलिवेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन से फैक्ट एविडेंस में रेलिवेंट माने गए हैं। अच्छा जी, फिर एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर सीपीसी ने उसको डिसएंटाइटल बना दिया है ना, तो एविडेंस एक्ट उसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, ये 2 वर्ड हैं जिनका इम्पोर्टेंस है और ये सेक्शन 5 से निकल के आता है। तो ये राम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है ना, उसके केस में ये बात कही गई है कि रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी क्या है, तो मेंस में भी आता है। ठीक है, देखो रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी को वैसे हम देखें तो इन जनरल तो ये सिनोनियम्स की तरह यूज होते हैं, लेकिन इनका लीगल जो यूज है ना, वो दोनों का डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद याद रखना है राम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये जनरल यूज इसका सिनोनियम्स की तरह होता है, बाकी लीगल इंसिडेंट दोनों के डिफरेंट होते हैं। फिर उसके बाद दोनों में डिफरेंस है रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ठीक है, फिर रिलीवेंसी और एडमिसिबिलिटी में देखो, जब हम बात करते हैं ना, तो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक जो फैक्ट रेलिवेंट होंगे एविडेंस में, वो ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो बताया गया है। तो ये क्या रूल है, ये लॉजिक का रूल है या लीगल रूल है? तो रिलीवेंसी एक लीगल रूल है। ठीक है, तो लॉजिकली भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है, लेकिन एडमिट कौन से किए जाएंगे? ओनली लीगल रिलीवेंसी वाले एडमिट किए जाएंगे। ठीक है, एडमिसिबिलिटी ये स्ट्रिक्ट लीगल रूल को डिसाइड करता है। ठीक है, ये जो लीगल होंगे उन्हीं को ही एडमिट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, एडमिसिबिलिटी कौन डिसाइड करता है कि एविडेंस को एडमिट किया जाएगा नहीं किया जाएगा? कोर्ट डिसाइड करता है। सेक्शन 136 में एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, और एडमिसिबिलिटी इज ए मैटर ऑफ लीगल पॉलिसी, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी डिटरमाइंड बाय लेक्स फोरी। ठीक है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एवरी एडमिसिबल फैक्ट इज नॉट नेसेसरी रेलिवेंट। ठीक है, रेलिवेंट होना जरूरी नहीं है, ये भी आता है। देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि देखो सारे जो भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो सारे एडमिसिबल हों, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, रेलिवेंट हो सकते हैं लेकिन एडमिसिबल हों ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन ये भी आता है कि जो एडमिसिबल हों वो रेलिवेंट हों, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो विदाउट रेलिवेंट फैक्ट भी कभी कभी एडमिट कर लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको स्क्रीन शॉट ले लो आप, बहुत अच्छा है, काम आएगा, इनको याद कर लो। ये डिफरेंसेस रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ये याद कर लो। ठीक है, ये एक सेकंड इसका पॉइंट है। द टर्म रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नोट को एक्सटेंसिव और इंटरचेंजेबल टर्म्स, ये प्रीलिमिनरी में आता है। ठीक है, उसके बाद है एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय अनडिजायरेबल मेथड। यदि कोई भी एविडेंस अनडिजायरेबल मेथड से ऑब्टेन की जाती है वो एडमिसिबल होती है। ठीक है, ये भी प्री में आता है, मेंस में भी शॉर्ट नोट आ जाता है। उसके बाद इसमें इलस्ट्रेशन आप अपने उसमें देखो, बेयर एक्ट में। फिर सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 में रेलिवेंसी ऑफ पार्ट फॉर्मिंग, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको रेस जस्टिस कहते हैं। इसके मेन प्रोविजन है बेयर एक्ट में, देख लो जाके। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस और पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस ये सेक्शन 6 में है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्शन इज वेन एवर ट्रांजैक्शन सच एज ए कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम इज ए फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ एवरी फैक्ट विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का जो भी अगर कोई एविडेंस हो वो दिया जा सकता है, सेक्शन 6 हमें ये बताती है। ठीक है, सेक्शन 6 हमें बताएगी कि कोई भी फैक्ट वैसे तो इश्यू में नहीं है, लेकिन जो फैक्ट इन इश्यू में है उसके ट्रांजैक्शन से बहुत कनेक्टेड है, इसलिए सेक्शन 6 उन फैक्ट्स का एविडेंस देने के लिए अलाउ करती है, जब हम सेक्शन 6 के प्रोविजंस पढ़ेंगे तब। ठीक है,
लेकिन ये तो आप देख लोगे बेयर एक्ट में। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे है, उसका मीनिंग जो लैटिन है उसमें थिंग्स डन है, इंग्लिश में है थिंग डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और जब हम रेस जेस्टे के डॉक्ट्राइन को कोर्ट कंसिडरेशन करता है तब क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, साइमल्टेनियस अटरेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट कंटेम्प्रेरी फैक्ट्स हों, यानी कि उसके साथ साथ से ही हों, ठीक है। शुड बी एक्सक्लामेशन फॉरेस्ट आउट ऑफ विटनेस बाय इमोशन जनरेटेड बाय इवेंट, मतलब जैसे ही देखे तो उसके इमोशन से जो चीज़ बाहर आती है अचानक, किसी भी सिचुएशन को देख के इंसान रिएक्ट करता है, वो सिचुएशन ओरिजिनल हो, ठीक है। और मस्ट बी डी रिसेंटी यानी तुरंत, ठीक है। रेस जेस्टे इज एन एक्सेप्शन ऑफ ए रूल ऑफ हेयर से, ये भी प्रीलिमिनरी में आता है। ये ऊपर वाले जो 3-4 पॉइंट है ना वो तो मेंस के लिए, लेकिन ये नीचे वाला ये हेयर से वाला ये प्री में भी आता है, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट केस है रतन वर्सेस क्यून। रतन वर्सेस क्वीन में ये इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है। फिर उसके बाद आर वर्सेस बैडिंगफील्ड भी इम्पोर्टेंट है, आर वर्सेस करिस्टे भी इम्पोर्टेंट है, आर वर्सेस फोस्टर इम्पोर्टेंट है, आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये सारे केस सेक्शन 6 में इम्पोर्टेंट है। तो प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे केसेस के नाम पता हो, याद हो, ठीक है। और मेन के लिए सिर्फ एक कर लो आप, तो एक सेटिस्फाई कर पाओगे आप आंसर को। रेस जेस्टे इन हेयर से, ठीक है। तो बता ही दिया है कि रेस जेस्टे जो है वो हेयर से का एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरल रूल क्या होता है कि हेयर से जो एविडेंस होती है वो एडमिशेबल नहीं होती है, लेकिन सेक्शन 6 जो रेस जेस्टे का डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि हेयर से जो एविडेंस होती है वो एडमिशेबल होती है, ठीक है। फिर सेक्शन 7 पे आते हैं, फैक्ट विच आर ओकेजन काज इफेक्ट, ठीक है। तो इसको याद OOCES से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं जो सिचुएशन है जो रेलिवेंट बना देती हैं इसमें। कोई भी फैक्ट जो ओकेजन बताता है वो सेक्शन 7 में, जो काज भाई क्या कारण रहा है, क्या इफेक्ट है इन फैक्ट इन इश्यू के और रेलिवेंट के, ठीक है। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस क्या है। तो ये सेक्शन 7 में 5 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स रेलिवेंट हो जाते हैं एविडेंस एक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद इनको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, ये तो मेंस के हिसाब से, लेकिन प्रीलिमिनरी के हिसाब से इसमें केस आर वर्सेस रिचर्डसन का केस है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी, ये वाला इसमें केस है। 2 केस हो गए इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये आर वर्सेस डोलेनन का केस है ना, ये इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन सी का जो फैक्ट है वो एक जैसे से ही फैक्ट है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेक्शन 8 पे चलते हैं। तो सेक्शन 8 पे बेसिकली हमारे पास, चलो यहीं तक कर लेते हैं, सेक्शन 8 से हम नेक्स्ट में करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है। बाय, जय हिंद, जय भारत।